नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है ना? तो चलिए आज मैं आपकी हिंदी कृतिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 5 मैं क्यों लिखता हूँ, इसको मैं पूरी अच्छे से आपको समझाऊंगी। ये आपकी हिंदी की बुक का सबसे लास्ट पार्ट है, तो इसके पहले के जो पार्ट हैं वो मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो ये जो चैप्टर है ये अज्ञेय जी हैं, उन्होंने इसको चैप्टर को लिखा है और उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और उन्हें एक शॉर्ट नेम की उपाधि दी गई है जो है अज्ञेय। तो लेखक कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये उनका प्रश्न है। तो यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है। लेखक बोल रहे हैं, खुद से ही पूछ रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि ये बड़ा सरल और बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखन के अतिरिक्त जो लेखक है उसके आंतरिक जीवन के स्तर से संबंध रखता है। उन सबको सापेक्ष में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसे कि जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। लेखक कह रहे हैं कि आखिर मैं क्यों लिखता हूँ, उनको समझ नहीं आता कि, लेकिन ये बात कौन समझ सकता है? सिर्फ आप खुद समझ सकते हैं कि आप क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए आगे क्या बोलते हैं लेखक। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। ये बात तो बिल्कुल सच है। लेखक बोल रहे हैं कि मैं इसका स्वयं उत्तर ढूंढना चाहता हूँ, इसलिए मैं लिखता हूँ। वास्तव में सच्चा उत्तर तो यही है। लिखकर ही लेखक का अभ्यंतर मतलब भीतर का जो अंदरूनी चीज़ है वो बाहर आती है। जब वो लिखेंगे नहीं तो कैसे बाहर आएगा? व्यवस्था को भी आंतरिक व्यवस्था के से मुक्त पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखना है। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है, वे सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जा सकता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तगाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे जो लोग होते हैं वो यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतर उन्मेष मतलब होता है कि प्रकाश का निमित्त बन रहा हो, कोई कारण बन रहा हो। लेखक का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लेखक कह रहे हैं हम क्यों लिखते हैं। कुछ लोग क्या लिखना आता है तो क्या कृति उनको प्रसिद्धि मिल जाती है तो फिर बाहर के लोग बोलते हैं अरे वाह आप कितनी अच्छी कविता लिखते हैं और लिखिए, तो वो उनके दबाव से लिखते हैं और उनका कुछ लोगों के लिए तो वो दबाव बन जाता है। पर लेखक जो होते हैं वो इतने मतलब वो होते हैं कि वो लेखन लिखते तो हैं वो बाहरी दबाव के कारण, पर वो उसको दिखाते नहीं हैं कि ये हमने बाहरी दबाव के कारण लिखा है। वो बाहरी दबाव नहीं रहता, वो क्या है उनके लिए एक निमित्त बन जाता है, एक कारण बन जाता है कि इसने मुझे फोर्स किया इसलिए मैंने लिखा, लेकिन ये बताते नहीं हैं वो कि किसी ने मुझे फोर्स किया। ठीक है ना? तो लेखक का कुछ इस तरीके का कहना है। आगे चलते हैं। आगे बोलते हैं लेखक कि यहाँ कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते।
मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जब तक उनको बाहर का कोई दबाव ना मिले वो लिख नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातः काल नींद खुल जाने पर बिछौने पर तब तक पड़ा रहे आदमी जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। बिल्कुल सही बात है कि आप लिखना भी चाह रहे हो लेकिन कोई जब तक आपको आके नहीं बोलेगा यार आप लिखो प्लीज़, कुछ बताइए, कुछ अच्छी सी पेश कीजिए, तब ही जाके वो लोग लिखते हैं। उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जो जिस तरीके से एक अलार्म बजता है उसका इंतज़ार करता है कि जब ये अलार्म बजेगा जब ही उठूँगा मैं। तो ऐसा कुछ मतलब मिलता जुलता केस होता है। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो सवेरे उठ जाता हूँ। आप अपने आप ही अलार्म बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है इसे बखानना कठिन है, क्या वह नहीं होती यह बताना शायद कम कठिन होगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर लोग अपने अंदर से लिखते हैं तो वो क्या होता है, कैसे लिखते हैं वो अंदर से। तो वो बोलते हैं कि इसको बताना तो कठिन है पर मैं इसको एक उदाहरण के मुताबिक बता सकता हूँ, कदाचित अधिक उपयोगी होगा। आपकी एक कविता की कुछ चर्चा करूँ जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। वो बोलते हैं कि मेरी एक कविता है, मैं उसकी कुछ चर्चा करके बताता हूँ तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि भीतर की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है। तो लेखक बोलते हैं कि मैं एक वैज्ञानिक विद्यार्थी हूँ। मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरी जो नियमित शिक्षा है उसी विषय से हुई है, मतलब विज्ञान से हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परिवर्तित प्रभावों का भी वितरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी परंतु अनुभूति स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह भौतिक पकड़ से आगे की बात थी और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यो युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था जैसे कि सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी और जीव के इस अव्यय से जो व्यवस्था भीतर उमड़ी थी, जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उसमें एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सकता था। मतलब वो बोल रहे हैं कि मैंने जैसे कोई खबर सुनते हैं अपन कि वहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट हो गया या वहाँ पे कुछ हो गया, ऐसे ही लेखक ने हिरोशिमा में परमाणु बम गिरने की एक खबर सुनी थी। अब लेखक कह रहे हैं मैं उसका अनुभव कैसे करूँ कि वहाँ पे वो बम गिरा है तो क्या अनुभव हुआ होगा। तो उन्होंने यहीं भारत में कहीं पे जो सैनिक होते हैं वो सैनिकों का कुछ चीज़ पड़ी थी कि वो ज़रा सा बम का गोला नदी में डाल देते तो उनको थोड़ी सी मछलियों की आवश्यकता होती थी लेकिन वो ढेर सारी मछलियों को मार देते थे जिससे बहुत सारी मछलियाँ व्यर्थ में ही अपनी जान दे देती थी। तो वो इस वाली घटना से हिरोशिमा की घटना का तुलना करके कुछ समझने की सीमा कर रहे हैं कि हाँ मैं कुछ समझ सकता हूँ। तो वो जीव जो नाश होता है उसका वो अनुभव कर पा रहे थे। जापान जाने का उनको अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गए वो और वहाँ अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ उनको, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है। अनुभव होना ठीक है पर उसको एक तरह से अंदर तक फील करना वो गहरी चीज़ है। कम से कम कृतिकार के लिए तो मतलब जो कवि जो लिखता है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। अनुभव तो घटित होता है परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित हुआ है। मतलब वो कह रहे हैं
कि मुझे उन लोगों को देख के एक अनुभव तो हुआ था कि हाँ कितना भयंकर यहाँ पे वो हुआ है परमाणु बम, लेकिन मुझे अनुभूति भी चाहिए थी। तो वो अनुभूति करना एक सबसे बड़ी बात होती है एक कृतिकार के लिए। तो जो आंखों के सामने नहीं आया था, मतलब कुछ ऐसा नहीं आया था आंखों के सामने जिससे एक अनुभूति हो सके। जो घटित के अनुभव में नहीं आया वह आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। मतलब उन्होंने सब कुछ देख लिया, उसके बाद भी वो नहीं लिख पाए क्योंकि उनको प्रत्यक्ष एक अनुभूति की कसर थी। मतलब एक बस थोड़ा सा और बचा था। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोटक के समय कोई वहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध मतलब बंद हो गई या फंस गई होंगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई। और मतलब जो आगे बढ़ गई उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया और जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उस पर भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समुची ट्रेजेडी मतलब घटना को पत्थर पर लिखी हुई थी। तो ये आप देख रहे हैं ना पत्थर, तो इस पत्थर में जो ये कृतिकार की जो ये यहाँ पे जो भी व्यक्ति खड़ा था, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो जो परमाणु गिरे होंगे वो तो यहाँ गिरे होंगे, पर जहाँ पे जो ये व्यक्ति खड़ा था यहाँ पे इस तरीके से परमाणु गिरे होंगे, तो वो परमाणु व्यक्ति पे गिरे होंगे, तो उसकी जो छाप थी वो उस पत्थर पे आ गई, ऐसा उन्होंने कहा है। तो समझे ना आप, तो ऐसी बात रही होगी। फिर देखिए कितनी मतलब आपको अगर इस तरीके का पत्थर दिख जाए जिसमें लाखों लोग मर गए और एक आदमी की छाया एक पत्थर पे छपी हो, तो आपका अंतर मन हिल जाता है। आपको एक अनुभूति मतलब प्रत्यक्ष लगने लगता है कि अरे यहाँ पे तो जो आदमी उस पे जो परमाणु बम के वो गिरे होंगे तो वो कितना झुलसा होगा, कितना उसका दर्द, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ जाता है। तो उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, मतलब उसको देखते ही वो एकदम ऐसा लगा कि थप्पड़ सा लगा हो। इतिहास आवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहस एक जलते हुए सूर्य सा उग आया हो और डूब गया हो। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोटक मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में ही स्वयं हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता बन गया मैं। मतलब मेरे सामने आ गई सारी चीज़ें। इसी में से वह विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर एक कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं, मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत मतलब उत्पन्न है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। तो उन्होंने जो वहाँ पे बैठे बैठे ट्रेन में लिखी थी वो कुछ ये कहानी थी। तो देखिए हम पढ़ते हैं। सन 1959 में प्रकाशित अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह में संकलित अज्ञेय की हिरोशिमा कविता यहाँ दी जा रही है। देखिए, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब और पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों ज्यों, अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदर अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटिम लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थर पर, उजड़ी सड़कों की गज पर,
मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। देखिए कितनी मतलब इसकी एक एक जो लाइन है उसमें लेखक की पूरी भावनाएं हैं। इसकी एक एक लाइन में उन्होंने अपनी अनुभूति प्रत्यक्ष की है। तो कितनी बड़ी बात बोल दी है लेखक ने कि जो वहाँ पे जो चीज़ उन्होंने देखी उतने वहाँ पे वो हॉस्पिटल हुआ है, हॉस्पिटल में जले हुए लोग देख लिए, सब कुछ देख लिया। उसके बाद जो उन्हें अनुभूति हुई वो एक पत्थर पे जो आदमी की छाया पड़ गई थी विस्फोटक बम के पड़ने से, वो छाया से लेखक का रोम रोम काँप उठा और उन्होंने ये कविता मतलब एक अनुभूति प्राप्त करके लिखी। तो उन्होंने जो क्वेश्चन किया था ना, क्या क्वेश्चन किया था कि जो अंदर की अनुभूति होती है जो अंदर से लिखते हैं, दो टाइप से बोला था कि एक तो लोगों को वो किया जाता है फोर्स की लिखो लिखो लिखो, और एक दूसरा कुछ लेखक अंदर से लिखते हैं। तो वो अंदर से लिखने की क्या बात होती है, कैसे लिखा जाता है, तो वो इस तरीके की जो अनुभूति होती है उसको प्राप्त करके जब वो अंदर से महसूस होती है तब जो लिखी हुई चीज़ आती है उसको अंदर की लिखावट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपको कोई एक ऐसा सीन मिल जाए देखने को जो आपको रोम रोम हिला दे, तो आप उस पर क्या क्या नहीं लिख सकते, उसकी आप उसको लिखने का कुछ अलग ही अनुभव होगा। जो आप एक बनावटी लिखोगे और एक अनुभव करके चीज़ को लिखोगे तो वो वाकई में बहुत अद्भुत होगी। तो ऐसे इन्होंने अज्ञेय जी ने ये कहानी लिखी थी। तो चलिए, मेरे हिसाब से आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।